अभी हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी की, यानी औसत वेग। औसत वेग में हम क्या लगा रहे थे, क्रियाकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी, इसलिए क्या चार्ज लगा रहे हैं, माइनस, और उत्पादों की सांद्रता में हो रही है वृद्धि, इसलिए लगा रहे हैं अपन प्लस। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसलिए प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और कॉमनली हम बोल सकते हैं क्योंकि क्रियाकारकों या उत्पादों दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और यदि हमें तात्क्षणिक लगाए, इंस्टेंट वेलोसिटी लगाएं, तो उस परिस्थिति में हम प्लस माइनस डेल्टा की जगह पर डी, क्योंकि तुरंत करना है अपने को किसी भी क्षण पर, तो उसमें सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, कम होगा, समय का भी परिवर्तन कम होगा, इसलिए छोटे परिवर्तन के लिए अपन डी लगाते हैं, डी सी अपॉन डी टी। तो इस प्रकार से हम ये औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद में यदि हम देखें तो अभिक्रिया के वेग और स्टाइकोमेट्रिक में संबंध कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें क्रियाकारकों पर डिपेंड हो रहा है अभिक्रिया का वेग, या उत्पादों की सांद्रता पर डिपेंड हो रहा है। तो यदि हम अभिक्रिया के वेग को प्रत्येक क्रियाकारक के संबंध में हम बात करें तो हम उसको कैसे एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के वेग को किसी भी एक क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन कर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमने एक समीकरण ली Hg प्लस Cl2 बराबर HgCl2, यानी कि 1 मोल Hg का 1 मोल Cl2 का दोनों क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें 1 मोल HgCl2 का प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अभिक्रिया का जो वेग है इसका 1 मोल की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, इसके भी 1 मोल की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, और इसकी भी 1 मोल की सांद्रता ही वृद्धि हो रही है, उस पर ही डिपेंड कर रहा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस डेल्टा Hg। Hg का मतलब क्या हो गया, ये ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन सांद्रता, डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस, क्योंकि ये उत्पाद हो गया इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी, इसलिए प्लस डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। अब इसी प्रकार से ये तो था 1-1 मोल, लेकिन अगर मोलों की संख्या में अंतर आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे उसे। जैसे हमने एक समीकरण लिया N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3, तो वेग को कैसे लिखेंगे अपन। अब देखिए अभिक्रिया के अनुसार 1 मोल इसका और इसके कितने मोल लगते हैं, 3 मोल लगते हैं, ठीक है ना। और इसके कितने मोल बनते हैं अमोनिया के, 2 मोल बनते हैं, इसलिए हम इसको एक दूसरे में कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा N2 बटे डेल्टा टी, क्योंकि इसको तो 1 ही मोल है लेकिन इसके 3 गुने मोल लगते हैं, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा। तो माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस के 1/2 डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी। यदि हम ज्यादा ना सोचें तो उस परिस्थिति में हम जो भी मोलों की संख्या है वो कहाँ हो जाएगी, 1/, हो जाएगी। ठीक है, 1/3 1/2। यहाँ पर अपन सांद्रता में वृद्धि हो रही है इसलिए अपन प्लस भी लगा सकते हैं। अब अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग मुख्य रूप से अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करता है, यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो मुख्य रूप से उसमें उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टक्कर पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा टक्कर होंगी, जितने ज्यादा वह मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, उनका अभिक्रिया का वेग क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो सबसे पहले अभिकारकों की सांद्रता, सांद्रता का मतलब क्या हो गया, सांद्रता ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो टक्कर ज्यादा होगी, और टक्कर ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। तो अभिक्रिया की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा अभिक्रिया का वेग। अब उत्प्रेरक की उपस्थिति, हम जानते हैं कि कोई भी जो उत्प्रेरक है वो क्या काम करता है, वो अभिक्रिया में बिना भाग लिए हुए अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करता है। सामान्य रूप से हम उत्प्रेरक का उपयोग अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट को यदि गर्म किया जाए तो हमें धीमी गति से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, लेकिन उसी अभिक्रिया को हम MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में करेंगे तो हमें अधिक मात्रा में और शीघ्रता से ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक, ठीक है,
इसी प्रकार से क्रिया कारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो भी रिएक्टेंट है उसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो फिर टक्कर ज्यादा होंगी, और टक्कर ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा। तो जो क्रिया कारकों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो जितना भी बारीक होगा, पाउडर के रूप में होगा कोई भी पदार्थ, तो उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा। इसलिए कोई भी हम देखें अपन कि कोई पिसी हुई चीनी एक तो ले लें हम और एक चीनी ले लें, तो दोनों को अगर पानी में घोलें तो जो बारीक पिसी हुई चीनी है वह जल्दी से घुल जाएगी पानी में, और जो मोटी चीनी है वो थोड़ा टाइम लगाएगी, घुलेगी तो वो भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अर्थात जितना बारीक रूप में होगा पृष्ठ का क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा, और अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। फिर है टेम्परेचर, ताप। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो मॉलिक्यूल्स में ऊर्जा ज्यादा होगी और जल्दी से इधर उधर भागेंगे, टकराएंगे एक दूसरे से, तो फिर उनका वेग भी अधिक होगा। और तीसरा होता है विकिरण का प्रभाव। विकिरण का मतलब जैसे परावैंगनी किरणें होती हैं, तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सूर्य के प्रकाश में तो तीव्र गति से होती हैं लेकिन अंधेरे में बहुत ही मंद गति से होती हैं। तो इस प्रकार से विकिरणों का भी प्रभाव पड़ता है कि अभिक्रिया मंद गति से होगी या तीव्र गति से होगी। तो इस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें वेग नियम की, रेट लॉ। हम किसकी बात कर रहे हैं अब, रेट लॉ यानी वेग नियम। इसे ही अपन वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक भी कहते हैं। अब वेग व्यंजक क्या है, जब अभिक्रिया के वेग को क्रिया कारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त किया जाता है तो यह क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। अब कोई भी अभिक्रिया ली हमने, जैसे ए प्लस बी इजिकल टू उत्पाद, ठीक है। अब इसके बाद में हमने 11वीं क्लास में पढ़ा द्रव्यानुपाती अभिक्रिया का नियम। तो इसके अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या होता है, क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। अभिक्रिया के वेग को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर कांस्टेंट लगा दिया k, a की पावर 1 b की पावर b। अब ये जो इक्वेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, वेग व्यंजक या अवकल वेग समीकरण भी इसको कहते हैं। ये जो k है ये क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं। अब यदि मान लीजिए क्रिया कारकों की सांद्रता क्या हो जाए, इकाई हो जाए, 1 हो जाए, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया का जो वेग है यानी dx अपॉन dt है वो k वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर b बराबर 1, तो dx अपॉन dt बराबर